थैंक यू, नमस्कार सर। मेरे हिसाब से ये है कि जो रेगुलर लाइफ में हमें बहुत बार ऐसा फील होता है कि अभी हम मिले तो सिचुएशन ये लगता है कि ये पहले हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम हमें पता है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे हाँ, पहले कभी हुआ हुआ नहीं ही है। नहीं, लेकिन बिल्कुल इतनी स्ट्रांग फीलिंग आती है कि हमें ये भी पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप अब ये बोलेगा, होने वाला, ये हाँ, ये अभी बोलने वाला ये है। कहने वाला है। राइट, राइट, राइट। तो ये चीजें हमारे साथ बहुत बार होती हैं, हम्म, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि लाइफ में ना आपने बहुत क्लैरिटी से हम्म, अपने जीवन को जिया है, हम्म, मिस्टेक सोच हम्म, समझ के जिया है, कभी हम्म, करा नहीं। हम्म, बट फिर भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है और हम्म, आपको ये फील कराती है हम्म, कि इसको मैं ये लाइफ में डिजर्व बिल्कुल नहीं करती हूँ, बट ये हम्म, मुझे फिर भी मिल रहा है। मिल रहा है, सही तो बात। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ हम्म, कि पीछा कर रहा है कुछ। हम्म, हम्म, तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें हमें बताती हैं कि एक हम्म, पास्ट लाइफ है। हम्म, और कभी कभी सपने हमें ऐसे सपने आते हैं हमें, जो ये जीवन में हमने वो पिक्चराइजेशन कभी देखी नहीं है, हम्म, वो लोग हमने कभी देखे नहीं हम्म, है, हम्म, और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको हमने फील भी नहीं किया हम्म, कभी। हम्म, बट सपने में ना वो ऐसे छोटी छोटी हम्म, पिक्चर्स हमें दिखती हैं, हम्म, स्टोरीज दिखती हैं, हम्म, जो हम कभी हम्म, अपने जहाँ रह रहे हैं वहां से बाहर गए भी नहीं, हम्म, बट वो चीजें हमें एकदम लाइव फील होती हैं, लाइफ यानी फील कि होती। सपना टूटने के बाद भी ना घंटों, या मेरे हम्म, साथ ऐसा भी हुआ है सर हम्म, कि 24-24 घंटे मैं उस सपने में रहती हूँ। ओ, मतलब जिंदा चीजें होती हैं। और मेरे सपने में हम्म, मेरी साथ ऐसा होता है कि मेरी एक बहन है, हम्म, मासी की बेटी है वो, हम्म, बट हम दोनों को सेम सपने दिखते हैं। हम्म, और हमारे बहुत सारे ऐसे जो पित्र हैं, हम्म, जो सपने में हमें आके मिलते हैं और हम्म, हमें बोल के जाते हैं कि हम्म, ना तुमने ये नहीं किया, या तुम्हारे घर में ऐसा नहीं हो तो। और वो मैं इसलिए बिलीव करती हूँ इस चीज पे हम्म, कि वो मेरी बहन को भी आते हैं, जो कि सेम टू मेरी सेम, सेम टू सेम। सही बात। तो और मेरे एक एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है हम्म, कि उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, मैं हम्म, हरियाणा से हूँ हम्म, बेसिकली, और वो हम आसपास लड़का ढूंढ रहे थे और हम्म, वो मिल नहीं रहा था हम्म, कहीं पे भी। हम्म, तो वो कहती है मैं 25 साल की हो गई, हम्म, कहाँ ऐसा है कि हो नहीं रहा। तो मुझे बात करते करते दोपहर के 2:30 बजे दिखा हम्म, कि ना वो एक राजस्थान के सूखे एरिया में है, हम्म, राजस्थानी बेस हम्म, पहना है, उसके हाथ में एक डंडी है और बकरियां घूम रही है। हम्म, और मैंने सडनली उससे कहा बहन तेरी मैरिज तो हम्म, राजस्थान में होने वाली है, ये वहां तक पहुंच नहीं पाए, और विद हम्म, इन 3 मंथ्स उसका ये हो गया। हम्म, इट मीन्स ये अगर मैंने फ्यूचर देखा है तो ये हम्म, फ्यूचर तो नहीं था, ये हम्म, मेरी मेमोरी में था। तो सही बात है। है ना। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ के ऐसे हैं जो हम्म, मुझे ये फील कराते हैं हम्म, कि कुछ ऐसा है जो इस लाइफ हम्म, से रिलेटेड रिलेटेड, यस, नहीं है। आप हाँ, good. थैंक यू। Remembering past हम्म, life and हम्म, healing unfinished business हम्म, trauma, or हम्म, finding out the soul's purpose, हम्म, desire as to what it wanted then, हम्म, and healing the karma that occurred then. हम्म, So now it doesn't have any bad effect or imprints हम्म, at the moment, and if possible, to fulfill those desires in हम्म, this lifetime. perfect, yes. Actually, what I understood that it is either doing bird view हम्म, or diagnosing हम्म, the by going into the past life हम्म, to find out the confusing हम्म, or unknown reasons हम्म, for current life situations or situations, problems. right, right. According to me, past life is a soul journey. Yeah, So we can recognize that. Shall I say yeah, ગુજરાતી? હા હા, tell me, no issue. એટલે એ આપણી સોલ જર્ની છે, Yes, જે આના થ્રુ આપણને ખબર પડે છે કે right. આપણે આ એક એમાંથી પસાર થયા હા છે. હા અત્યારે આપણામાં અવેરનેસ આવી છે, હા અત્યાર સુધી અવેરનેસ નહોતી. હા સો નાવ હવે આપણને ઘણું બધું આપણી આ હમ, લાઈફમાં રિયલાઇઝેશન થાય હમ, કે આ આપણી પહેલા સાથે આપણા જે કર્મા છે હમ, અટેચ છે, હમ, અને આપણે રિઝોલ્વ કરવાના છે હમ, બાય right. લાઈક હમ, ખબર પડે છે કે ખબર. હવે આપણે રિઝોલ્વ Right, કરવાના right. છે અકોર્ડિંગલી. થેન્ક યુ. Okay, yes. The name only suggests past life regression. Means regression means correction. Hmm. Something we have to correct, Correct. which Hmm. we have not corrected in our past lives. We have not done closure properly. The incidences we have left unhealed, and that's why in this life we are suffering those things. Even we are not evolving. Soul evolution is not happening due to those things. And this regression will help us in resolve. Means we will correct the things going that level.
perfect. Correction is done, spiritual, physical, mental, whatever has Hmm. happened. And with this, we will able to evolve spiritually, physically, and mentally. That's what I feel. So मुझे ये बताइए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से किसका सबसे ज्यादा रोल होता है, मतलब लाइफ में कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मतलब उसका इंपॉर्टेंस है, अगर उसको डिसॉल्व करना या क्लियर करना, ये कौन सा एस्पेक्ट है? If we are doing to somebody, नहीं, for ourselves. फॉर आवर सेल्फ, किसी का, मैं इन जनरल बात करता हूँ। मतलब कोई तो ऐसा फैक्टर रहेगा ना जो सबसे ज्यादा सबके लिए कॉमन है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या फैक्टर है? There is some problem. Means we are trying to solve that problem through any means. But we are not getting answer, and that problem is not solved since years together, and we are after that. I think so. Yeah. We are not getting answer. No solution. Yes. Nothing is happening. अभी नो सॉल्यूशन नो आंसर का मतलब है हमारे पास एक मिसिंग है, दैट इज द लाइट, दैट इज अ विजन। ये सबके लिए कॉमन है, इज इट राइट? तो अगर हम जितनी लाइट ज्यादा डालेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वक्त, मुझे लगता है पहली बात तो क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि पहले क्लैरिटी तो चाहिए। अभी ये अंधेरा है, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, और मैं अज्यूम कर रहा हूं आप ऐसे हो, आपको लगता है मैं ऐसा हूं। लेकिन जैसे ये लाइट्स आती है, ये सिंबल्स आते हैं, ये हीलिंग होती है, प्रकाश आता है, तो क्लैरिटी आ जाती है, और यही लोगों में मिसिंग है। पहली बात तो ये है। दूसरा पार्ट मिसिंग है एक्सेप्टेंस, कि ये ऐसा हो सकता है पहले भी, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है। जैसे आपने बोला, एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मैं इधर हूं, मेरी सिस्टर उधर है, मुझे ये सपने आए, मुझे ये फ्यूचर का दिख रहा है। तो देयर इज अ लीनियर, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक लीनियर है, एक लीनियर एक्सपेक्ट है। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये पास्ट है, पास्ट एक इल्यूजन है। लीनियर एस्पेक्ट का मतलब कैसा है कि जो पास्ट में हुआ है वो प्रेजेंट में भी तो हो रहा है और फ्यूचर में भी तो होगा। आपने कल भी खाना बनाया, आज भी बनाए घर पे, कल आने वाले कल भी बनाओगे, तो वो तो लीनियर हुआ कि नहीं? आपने कल भी सांसें ली, अभी भी ले रहे हो, आने वाले कल में भी सांसें लोगे, नेक्स्ट मूवमेंट में भी लोगे, मतलब लीनियर है कि नहीं? लेकिन इस लीनियर में ना एक फर्क क्या है कि उस सिचुएशन को समझना हायर कॉन्शियसनेस से, हम उसको लोअर कॉन्शियसनेस से समझ रहे हैं कि मेरे हिसाब से देश में भ्रष्टाचार है, ये लोअर कॉन्शियसनेस है। और हायर कॉन्शियसनेस कि इस देश में जो करप्शन हो रहा है, शायद हम उसको करेक्ट नहीं कर रहे, हम फिक्स नहीं कर रहे, ये हायर कॉन्शियसनेस है। मतलब मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अपनी चेतना बढ़ानी है, राइट? लोअर कॉन्शियसनेस में आदमी ब्लेम करता है, दूसरे को करेक्ट करता है। हायर कॉन्शियसनेस में लोग खुद को चेंज करते हैं। तो हमें हर रिग्रेशन में खुद को चेंज करने के लिए रिग्रेशन करना है। किसी को देखने के लिए, किसी को समझने के लिए कोई रिग्रेशन हमें नहीं करना कि मुझे समझना है वो मुझे ऐसा क्यों कर रहा है, वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है, वो टॉर्चर क्यों कर रहा है, वो तकलीफ क्यों दे रहा है, वो बैक बिचिंग क्यों कर रहा है, वो चीट क्यों कर रहा है, वो फ्रॉड क्यों कर रहा है, वो गेम क्यों मेरे साथ प्ले कर रहा है। वो नहीं देखना है, मैं क्या नहीं देख पा रही हूं जिससे मैं इससे फ्री हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे देख लिया, बात करा मतलब कि एक स्टूडेंट कहेगा टीचर ने मुझे कम मार्क्स दिए, ये ब्लेम हो गया, मैंने सही नहीं लिखा, मुझे नेक्स्ट टाइम सही लिखना है, तो यहाँ टीचर का रोल ही नहीं आता। कोई भी टीचर है, कोई भी करेक्ट करे, क्या फर्क पड़ता है? इज इट राइट? और कहते ना, इतिहास खुद को दोहराता है जब तक आप उसको पूरा समझ नहीं लेते 360 डिग्री एंगल से, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। मतलब थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी हिस्ट्री ज्योग्राफी था, फोर्थ को भी था, फिफ्थ को भी था, 10th स्टैंडर्ड में भी है, मतलब वो ही रिपीट हो रहा है सब्जेक्ट, लेकिन उसके अंदर चैप्टर्स अलग हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं पहले भी वही हुआ था, उसके पहले भी वही हुआ था, इसके पहले भी वही हुआ था। वो एक अलग चैप्टर था, एक अलग लेसन थे, और अलग विजन था, अलग एंगल था। अब कुछ अलग एंगल से वो चीजें देखने को मिल रही है ना? 15 साल पहले भी आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अलग मोबाइल थे कि नहीं? इज इट राइट? 1 साल पहले भी आपने अलग मोबाइल यूज किया था, और आज का मोबाइल अलग है।
इसमें मेमोरी बढ़ गई है, रैम बढ़ गया है, इसमें बैटरी बढ़ गई है, इसमें टच फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है, इसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स चेंज हो गए हैं। तो अब ये नहीं बोल सकते यार मेरे लाइफ में तो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी ये कर रहा है, नहीं। हर चीज को अलग तरीके से देखने को रिग्रेशन कहते हैं। उसी चीज को अलग तरीके से नजरिए से देखने को रिग्रेशन कहते हैं। ऐसा नहीं मुझे इसको पछतावा करना है, मुझे गिल्ट क्लियर करना है, मुझे रिग्रेट ठीक करना है, ये नहीं है। मुझे उस चीज को अब अलग तरीके से देखना है। तो आपको लाइफ में कभी बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि चीजें तो कल भी वैसे ही होने वाली है। ये मत सोचना नहीं होगी करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब लोग स्टक होने की कोशिश करते हैं कि मुझे बाद में भी यही करना है, लेकिन यही अलग तरीके से करना है। बस इतना अगर आपने सोच लिया ना, तो समझ लो आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो रिग्रेशन में देखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रिग्रेशन में लाइट, हीलिंग, एक्सेप्टेंस एंड लव, ये इंपॉर्टेंट है। तो 99% लोग देखते भी नहीं है पास्ट लाइफ में, और पछतावा होता है, अरे मेरे 2 घंटे गए, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, मेरा तो रिग्रेशन हुआ। लेकिन लाइट तो गई, एक्सेप्टेंस तो आया, हीलिंग तो हुई, लव तो गया, कंपैशन तो गया, ये करेक्शन हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये फिक्सेशन हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपको ऐसे सलाइन की बोतल चढ़ाई जाती है, ये बाहर तो बोतल दिख रही है, अंदर जा रहा है सलाइन और क्या हो रहा है आपको कहाँ दिख रहा है? तो आप थोड़ी डॉक्टर को बोल सकते हैं तुमने ये सलाइन की 2000 दी है, मेरे को तो दिखा भी नहीं, मेरे ब्लड में कहाँ गया, मेरे बॉडी में कहाँ गया? क्या दिखने वाला है आपको? बाहर तो दिख रहा है कि नहीं? तो बाहर थेरेपिस्ट तो दिख रहा है कि नहीं? कोई शब्द बोलने वाला तो दिख रहा है कि नहीं? सुनाई तो दे रहा है कि कोई आदमी आपको नरेट कर रहा है, कोई स्टेप्स गिन रहा है, कोई काउंटिंग गिन रहा है। तो दैट इज ऑल्सो इनफ। मैं तो कहता हूं ऐसा नहीं कि भाई आप लेटे पड़े हो और कोई है ही नहीं रिग्रेशन करने वाला, तो आप बोल सकते नहीं मेरा तो रिग्रेशन हुआ ही नहीं है ना? तो कहने का मतलब है कि चीजें अंदर जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। क्रोसिन मेटासिन अंदर जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, लेकिन बाद में समझता है ना सर दर्द कम हुआ, बीच में नहीं समझ में आता है कि गोली कहाँ गई, दवाई कहाँ गई, क्या केमिकल रिएक्शन किया, क्या उसने हमारे रसायन के अंदर बदलाव लाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ तो हुआ कि नहीं प्रोसेस। तो यही है कि आप बिकॉज अगर पीएलआर थेरेपीज बन रहे हो तो आपको अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा ये बात, और सबसे पहले तो खुद को समझना पड़ेगा कि कोई कुछ भी कर रहा है मेरे साथ वो रिग्रेशन ही है। अब बातचीत भी कर रहे हो रिग्रेशन है, आप इनको समझा रहे हो ये भी रिग्रेशन है, बिकॉज आप समझा रहे हो अपने हिसाब से जो शायद आप उनके नजरिए से कभी नहीं समझे थे, ये भी तो रिग्रेशन है। इज इट राइट? मतलब रिग्रेशन का मतलब नहीं लेटना, कोई आप पे प्रोसेस करे, कोई थेरेपिस्ट आप पे प्रोसेस करे, उसको रिग्रेशन नहीं कहते। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आरटीओ वाला मुझे रोक रहा है, मुझे कहेगा अरे भाई रेड सिग्नल है, कहाँ तू आगे जा रहा है, वो भी रिग्रेशन है। मतलब मुझे कोई अवेयरनेस में वापस लेके आ रहा है, वो भी रिग्रेशन है। मुझे कोई मतलब अलर्ट कर रहा है, वो भी रिग्रेशन है। मुझे कोई अवेक कर रहा है, वो भी रिग्रेशन है। इज इट राइट? तो अलाउ एवरीवन टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज वो कुछ आपको होश में लाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको अलग उसकी नजर से आपको कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो शब्द से है, चाहे वो भाव से है, चाहे वो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बात समझ गए ना तो किसी की बात कभी आपको बुरी नहीं लगेगी, आपको गुस्सा नहीं आता है। सब फॉर एग्जाम्पल इनको बहुत गुस्सा आता है, यहाँ पे कुछ ये 2 झगड़े कर रहे हैं, आप शब्दों से समझा रहे हो, ये गुस्से से समझा रहे हैं, मतलब दोनों तरीके से अलग रिग्रेशन इनके ऊपर हो रहा है कि नहीं? इज इट राइट? आप शांति से समझा रहे हो, ये गुस्से से समझा रहे हो, क्या लड़ रहे हो, पागल है क्या? आप उसके शब्द को मत लो, आप अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसेस करो। मतलब स्कूल में एक टीचर बहुत सॉफ्ट है, एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, स्टूडेंट्स को दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं मुझे स्ट्रिक्ट टीचर पसंद नहीं है, मुझे शनि पसंद नहीं है, मुझे राहु पसंद नहीं है, मुझे मंगल पसंद नहीं है। ये स्ट्रिक्ट टीचर्स है जो आपको पनिश करके सिखाती है, और कुछ टीचर है जो पनिशमेंट नहीं देती है, वो आपको पहले समझाती है ताकि आपको कोई पनिश ना करे। तो रिग्रेशन वो पहली टीचर है। तो जो इंसान रिग्रेशन नहीं करता है वो बाद की टीचर को फेस करता है। अब डिफरेंस समझ में आए? वो गो थ्रू करता है पनिशमेंट को और सीखता है। तो अभी आपकी चॉइस है कि पनिशमेंट से पहले मुझे सीखना है, ठोकर खाने से पहले सीखना है,
कि ठोकर के बाद सीखना है। पूरी दुनिया ठोकर के बाद ही सीख रही है, हम लोग पहले सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर दुर्योधन ने पहले सीख लिया होता कृष्ण से तो उसको युद्ध के मैदान में उतरना नहीं पड़ता। इज इट राइट? और अगर अर्जुन कृष्ण को नहीं एक्सेप्ट करते युद्ध को तो शायद वो कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपीरियंस नहीं करते, वो युद्ध को एक्सपीरियंस नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं कैसा है ना कि हमको उस एग्जिस्टेंस को ना जिस फॉर्म में सिखाना चाहता है उस फॉर्म में सिखाने देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले काम नहीं किया तो प्रेजेंट में सीखना पड़ेगा। पहले कर दिया होता तो बात खत्म होगी, पहले क्लोजर कर दिया रहता तो ये फाइल ओपन नहीं होती, पहले फॉरगिवनेस मान लिया रहता तो ये कोई सिचुएशन क्रिएट ना होती। इज इट राइट? तो ये क्या होता है कि 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक प्री क्लोजर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। 8 नंबर में एक्चुअली एक्शन है, पनिशमेंट है, और 9 नंबर लास्ट नंबर है जो करेक्शन के बाद का मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन की एक चॉइस होती है, करेक्शन के बाद करना है या हमको एनर्जी को मैनिपुलेट करके करेक्शन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, ये आपकी चॉइस है। तो जो आदमी ना खुद के लिए सैटर्न बन जाता है, शनि बन जाता है, मतलब वो खुद का सेल्फ रिग्रेशन करता है। और जो आदमी खुद के लिए सैटर्न नहीं बनता, शनि नहीं बनता, उसके लिए और कोई शनि उसकी लाइफ में आता है। 2 ही चॉइस है। इज इट राइट? मतलब मैं अगर गाड़ी ध्यान से चला रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चला रहा हूं तो आरटीओ वाला, पुलिस वाला शनि बन के मेरे लाइफ में आएगा, चालान काटेगा, फोटो खींचेगा, मेरी लाइसेंस मांगेगा, पीयूसी मांगेगा, इंश्योरेंस, कुछ भी मांग सकता है वो। तो आप नहीं बोल सकते यार मैंने सिग्नल तोड़ा, इसमें इतने पेपर्स मांगने की क्या जरूरत है ना। पनिशमेंट कैन बी एनीथिंग। इज इट राइट? इधर इंडिया में रेप का 7 साल का सजा होता है, सऊदी में तो गला काट देते, खत्म ही कर देते। पनिशमेंट कैन बी एनीथिंग। ये तो क्या है कि ये तो चॉइस ऑफ पनिशमेंट तो लॉ है और वो तो कोई हायर अथॉरिटी वाला डिसाइड करता है। अब आप इंसान वही हो, आपकी पनिशमेंट जैसी लिखी है उस हिसाब से आपका प्लेसमेंट होता है। कि आप इंडिया के रहने वाले हो तो आपको इंडिया के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। इज राइट? मैंने कल मंदिर में फोटो खींचा, मेरे को बोला फोटो मत खींचो, अलाउड नहीं है, अंदर रख दो, मैंने रख दिया अंदर बैग में। मैंने दुबई में फोटो खींचा तो मेरा मोबाइल लेकर कचरे के डब्बे में डाल दिया पुलिस ने। तो पनिशमेंट इज अ चॉइस ऑफ द कंट्री, पनिशमेंट इज अ चॉइस ऑफ अ सिचुएशन। आपको दोनों पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। समझ में कि नहीं? आप ये नहीं बोल सकते अरे वहां पे भी मैंने गलती की, मेरे को तो बस सिर्फ बोल दिया अंदर रखो और यहाँ तो आप फेंक रहे हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते। इज राइट? आप ये नहीं बोल सकते नहीं तुम आराम से भी तो वो, मतलब जैसा आप इनको बोलोगे, आप ये देखो आराम से बोल रहे हैं मुझे, आप भी तो आराम से बोल सकते थे। आप ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे लड़की बोलती है मायके में तो मुझे कितनी अच्छे से मम्मी पापा समझाते थे, सास तो कितनी डांट के समझाती है, जेठानी कितनी डांट के से। तो वो पनिशमेंट सिचुएशन बेस्ड होती है, टाइम बेस्ड होती है, परिस्थिति के हिसाब से होती है। तो प्लीज उस परिस्थिति के आने से पहले ना 1 to 7 अपना काम खत्म कर दो। वो 8 को ना, कोई आदमी आपके लिए 8 बने, कोई आदमी आपके लिए पुलिस बने, कोई आदमी आपके लिए वकील बने, कोई आदमी आपके लिए डॉक्टर बने, कोई आदमी आपके लिए तकलीफ देने वाला बने, इससे पहले आप अपनी पैटर्न्स को तोड़ो, आप अपनी फिक्सेशन करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? नहीं तो कभी बॉस आपको तोड़ेगा, कभी कोई क्लाइंट आप पे केस फाइल कर देगा, यू नेवर नो, है ना। कभी ओनर हम पे केस करता है जब आप टेनेंट रहते हो कि भाई तुमने गलत मेरी प्रॉपर्टी का मिसयूज किया, ये किया। कभी भाई भाई को जेल, मतलब कोर्ट में लेके जाता है, बिकॉज आपका फिक्सेशन पहले होना चाहिए। तो आप क्या करो, जितने भी रिग्रेशन करो ना, आप यही इंटेंशन रखो कि मेरा सेल्फ करेक्शन जहां पे मैं नहीं कर पाया ना, वो अब मैंने कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जहां पे भी आपने अपनी चीजों को फिक्स नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, जो भी आपने चेंजेस अपने अंदर नहीं लाए, तो डेफिनेटली कोई तो आएगा कि नहीं। क्योंकि कुदरत आपको शून्य पे लाना चाहता है, 1 to 9 के बाद शून्य पे लाना चाहता है। वो साइकिल रिपीट नहीं हो सकती है।
लेकिन आप नहीं कुछ क्लियर करते हो, इसलिए वो साइकिल रिपीट हो रही है। और हर लाइफ में ये रिपीट होने वाली है। मतलब ऐसे मत सोचना कि अरे उस लाइफ में भी मेरे साथ ऐसे हुआ, इस लाइफ में भी ऐसा क्यों वापस हुआ। क्योंकि दो ही चीज है, या तो आप उसको क्लोजर नहीं किया, या तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया, और या तो उसका एक अलग वर्जन सीखने के लिए आपके लाइफ में सेम सिचुएशन आई। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर हमारे पेरेंट्स ने इतिहास अच्छे से पढ़ा होता तो शायद हमको इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अगर अच्छी चीजें करेक्ट कर ली होती तो शायद कुछ नया चीज हमें मिलता है। और शायद इस दुनिया को अलग तरीके से इतिहास समझना है, पुरानी इतिहास को, तो इसलिए शायद रिपीट भी हो रही है। चीजें रिपीट भी होती है ना कि भाई हाँ यार मेरे मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे पापा इतने टॉर्चर कर रहे थे, मेरे साथ भी ऐसा ही मेरा हस्बैंड कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो इतिहास रिपीट हो रहा है, कुछ तो चीजें रिपीट हो रही है, क्योंकि आपको अपनी सोल क्लियरेंस के लिए ना, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ना कुछ चीजें रिपीट होती है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे इतना बड़ा संत हो के, इतना बड़ा एनलाइटन होने के बाद भी इसके साथ ऐसा ही हो रहा है, फिर तो हम ही ठीक है। लोग बोलते हैं ना दारू पिए बगैर भी इसको लीवर कैंसर हो गया, इससे तो बेटर है मैं दारू पी के लीवर का कैंसर हो। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज क्या है, चीजें रिपीट होती है लेकिन अलग तरीके से रिपीट होती है। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना आप दूसरों की गलतियों का सहारा नहीं ले सकते। इसे क्लियर? तो ये नहीं बोल सकते हाँ वो तो उसके साथ भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेला थोड़ी गलत कर रहा हूँ, कितने लोग गलत कर रहे हैं करके। यू कैन नॉट टेल दैट थिंग। तो यही रिग्रेशन में आपको फिक्सेशन करना है कि ऑब्जर्वेशन, जहां जहां पे आपका 5 सेंसेशन जहां वीक था, वो 5 सेंसेशंस को पिकअप करना है। मैंने ढंग से सुना नहीं, कम सुना, इसके वजह से मैंने अलग तरीके से उसको लिया। मैंने अच्छे से देखा नहीं और मैंने कुछ अलग इल्यूजन क्रिएट किया, इसके वजह से मुझे रिग्रेशन करना है। आपके 5 सेंसेशन उस वक्त एक्चुअल 100% परफॉर्मेंस में नहीं थे, इसलिए आपसे गलती हुई। अगर उस टाइम पे सही, अगर युधिष्ठिर सही सोच लेता कि मुझे पत्नी को दाव पे नहीं लगाना है, वो उस अवेयरनेस में रहता, तो शायद शकुनी का दाव पेच काम नहीं आता। करने वाला तो कुछ भी करेगा, मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए कि मेरी सीमा ये है, मेरी बाउंड्री ये है, मेरी लिमिट ये है, मुझे इसके आगे नहीं जाना। राइट? चाहे वो सिग्नल है, या किसी को दाव पे लगाना है, या प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट है, या बिजनेस का रिस्क है, या कुछ भी है, मुझे इस लिमिट से आगे नहीं जाना है, क्योंकि आपका विजन जा रहा है कि इस लिमिट के अगर मैं आगे जाता और वहां कुछ चीजें अनकंफर्टेबल होती तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट करता? अगर मैं विजय माल्या के जैसे स्कैम करता तो क्या मैं उसको मतलब हैंडल कर पाता? नहीं कर पाते। तो इतना स्कैम ही मत करो ना। इज इट राइट? अगर मैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बाद कहीं बिगड़ता तो क्या मैं उस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता? नहीं कर सकते, तो रिलेशनशिप में जाओ ही मत। इज इट राइट? तो ये जो बाउंड्रीज है ना, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें बताती है कि उस वक्त आपका सोल लाइट कम था, सोल विजडम कम था, आपकी एनर्जी कम थी, इसलिए ये चीजें हुई। ठीक है? अब भगवान वापस, कुदरत उसी सिचुएशन को वापस आपके सामने लेके आ रही है। अब आपकी चॉइस है कि एनर्जी बढ़ा के उसको ठीक करना, हैंडल करना है, कॉन्शियसनेस बढ़ा के हैंडल करना है, विजन बढ़ा के हैंडल करना है, अवेयरनेस बढ़ा के हैंडल करना है। ये किसकी चॉइस है? अवर चॉइस है। राइट? तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये चीजें होगी तो डेफिनेटली आपका परसेप्शन अलग रहेगा, बिकॉज आप अपने साथ डिस्कस करोगे, अपने इनर डायलॉग्स के साथ, अपने आप को एक गुरु की तरह से आप अपने अंदर बात करोगे। मतलब एक राइट ब्रेन में जो इमोशंस है, वो लेफ्ट ब्रेन उस टाइम पे गुरु बन जाएगा। वो बताएगा भाई तू ये थोड़ा ना आगे जा रहा है, ये तेरा कैलकुलेशन गलत है, ये तेरी सोच गलत है। लेकिन कब होगा? जब आप रिग्रेशन के बाद ना उस अवेयरनेस के साथ रहोगे। तो बह नहीं जाना है। हम बह जाते हैं ना, इसलिए तकलीफ होती है। मतलब हम उस सिचुएशन को एक पॉज नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? उसके एक्शन को रिएक्शन कर रहे,
फिर हमारे रिएक्शन को वो रिएक्शन कर रहा है, फिर उसके रिएक्शन को मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। तो ये रिएक्शन की जो चेन है ना, ये कभी खत्म ही नहीं हो रही। जैसे इंडिया पाकिस्तान की रिएक्शन की चेन खत्म ही नहीं हो रही। किसी को तो पॉज देना पड़ेगा कि नहीं? और वो पॉज क्या है? वो पॉज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं, मैं ना इंडियन आर्मी को ना बॉर्डर पे रखूंगा ही नहीं, एक पॉज देता हूं, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता तो वो अटैक कर लेंगे। उनको तो यही चाहिए कि तुम्हारी सेना बॉर्डर से हट जाए तो हम तुम पे अटैक करें। इज इट राइट? मतलब अगर हम कोई खाने को फ्रिज में नहीं रखेंगे और बाहर रखेंगे तो इंसेक्ट्स अटैक करेंगे कि नहीं? कॉकरोच अटैक करेंगे कि नहीं? इज इट क्लियर? तो हमारा जो सोच को अगर हम प्रोटेक्शन में नहीं डालेंगे, हमारे इमोशंस को प्रोटेक्शन में नहीं डालेंगे, तो कोई भी हमें ड्रेन कर सकता है, कोई भी हमें लीक कर सकता है, कोई भी हमें कमजोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को ओपन रखा है। या तो आप में ताकत चाहिए कि कोई अगर आपसे कुछ लेके जाता है तो आप नेक्स्ट टाइम उसका हायर वर्जन को एक्टिवेट करोगे। लोग मुझे बोलते, सर आपके टॉक्स ना लोग आजकल कॉपी कर रहे हैं, आपके पीपीटी लोग कॉपी कर रहे हैं और फिर खुद का टॉक दे रहे या खुद की दुकान चला रहे स्पिरिचुअली। मतलब करने दो, जब तक लोग मुझ तक पहुंचते हैं ना, मैं 2 कदम आगे जाता हूं, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी तैयारी वो रहती है। तो आपको भी क्या है ना, ये समझना है कि आज मैं जो सोच रही हूं उस सोच में अगर कोई और घुस जाए और उसको ये चीज मिल जाए, वो जीत जाए, तो मैं नेक्स्ट लड़ाई के लिए तैयारी करूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम विन करने के लिए तैयारी करूंगी। तो इसको स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। इसमें मतलब स्पिरिचुअल पावर की एथिक्स कहते हैं कि मैं हार के एक जगह बैठना नहीं चाहता, मैं नेक्स्ट टाइम जीतने के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। इस टाइम पे रिग्रेशन में नहीं दिखा तो मतलब मैं हीलिंग इतनी करूं कि नेक्स्ट टाइम जब कोई मेरा रिग्रेशन करे तो मुझे दिख जाए, मुझे समझ में आ जाए। इज इट क्लियर? मतलब ये मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें उस कोई भी चीज को ना वहां एंड नहीं करना है। कोई भी सिचुएशंस को समझना है कि ये जो चीजें हो रही है इसमें अगर कोई चीज नहीं भी रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में। कि अगर मुझे डिग्री मिलने के बाद जॉब नहीं मिला तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। मतलब डिप्रेशन में जाना ना जाना ये आपके हाथ में, फ्रस्ट्रेट होना ना होना ये आपके हाथ में, जॉब ना मिलना ये आपके हाथ में नहीं है, या जॉब मिलना ये आपके हाथ में नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो ये रिग्रेशन डिफाइन करता है, ये चीज ध्यान में रखो आप। नेक्स्ट टाइम आफ्टर द रिग्रेशन अगर वो सिचुएशन आएगी आप कुछ परसेंटेज और अच्छे से डील कर पाओगे। उसके बाद फिर वापस एक रिग्रेशन होगा, उसी सिचुएशन को और थोड़े अच्छे परसेंटेज से डील कर पाओगे। मे बी पहली बार 10% बढ़ता है, फिर 20% बढ़ता है, फिर 30% बढ़ता है, ऐसे 5-6 बार रिग्रेशन हुआ तो 70-80% सिचुएशन को आप डील कर पाओगे। इज राइट? मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एज अ पर्सन फ्रॉम अ जैन फैमिली, हमको है ना ये बताया गया कि किसी भी होटल में अगर नॉनवेज बनता है ना तो जाना नहीं है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है और मेरे पेरेंट्स कभी जाते नहीं, मैंने सबको देखा मेरे फैमिली में। अब मेरी कैसे है ना, मैं सिचुएशन बेस्ड पर्सन हूँ, ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मैं हर बार ये नहीं सोच सकता हूँ कि भाई दुबई के होटल में सिर्फ वेज ही बन रहा है, हांगकांग में सिर्फ वेज ही बन रहा है, तो नॉन वेजिटेरियन होटल में भी मुझे वेज खाना पड़ रहा है। ये मेरी सिचुएशन है। अब क्या हो गया, लास्ट मंथ मैं कलकत्ता गया तो वहां से मैंने पहला कालीघाट गया तो वहां बलियां चढ़ रही थी, तो चलो वो सिचुएशन बेस्ड था जहां पे मैंने उसको देख के निग्लेक्ट किया कि भाई मुझे यहाँ नहीं देखना है, मुझे तो पुजारी से पंडित से मुझे पूजा करवा के मतलब फूल बुल चढ़ा के दर्शन करके बाहर निकलने, ये मेरी एक चॉइस थी। नेक्स्ट डे मैं जाता हूँ धनबाद जाता हूँ, जहां पे एक टेम्पल है जहां पे बलियां चढ़ाते हैं, और उस टेम्पल में जैसे मैं एंटर करता हूं उसके बाहर पूरी बलियां चढ़ रही थी, बकरियां काट रहे थे, पूरे मंदिर में खून 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 खून। उसी जगह पे मुझे पैर कदम कदम चलते चलते अपनी माँ का दर्शन करना पड़ रहा है। मतलब हर मोमेंट में देखो मेरी कैसी टेस्टिंग हो रही है। पहले रेस्टोरेंट में होती थी, अब तो मंदिर में हो रही है। रेस्टोरेंट को मैं अवॉइड कर सकता हूँ, नहीं प्योर वेज का है मैं वहां जाऊं, मंदिर में मैं क्या करूंगा? यू गॉट अ पॉइंट? अब मैं उसी जगह पे जाके सिंबल्स डालते हैं, मेरे पैर में सारे खून, बकरियों के सब खून, ये वो करते 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 मैं वो टेम्पल में पहुंचा। मैंने अपनी हीलिंग की, साइकिक सर्जरी की,
और मैं समझ गया कि ये सिचुएशन मैंने किसी लाइफ में क्रिएट की होगी और शायद इसी के लिए मुझे वापस उस सिचुएशन में ऊपर वाला डाल रहा है. दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट रिग्रेशन. ये कौन सा रिग्रेशन है? प्रेजेंट मोमेंट रिग्रेशन. मतलब मुझे अपने पास्ट को प्रेजेंट मोमेंट में फेस करना पड़ रहा है और ये हर इंसान को फेस करना पड़ता है. नाउ इट इज क्लियर. लेकिन लोग समझ नहीं रहे कि ये रिग्रेशन का पार्ट है. ये वापस वो सिचुएशन क्रिएट की गई है कि वापस कोविड आ रहा है और कोई वायरस आ रहा है, वापस फ्लड आ रहा है, वापस कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, वापस कुछ तो भी हो रहा है और मुझे शांति से बैठ के उस चीज को फिक्स करना है, उस चीज को करेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करके उसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है. यू कैन नॉट अवॉइड दैट, क्योंकि जितना अवॉइड करोगे व्हाट यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट. तो प्लीज आप अपने आप को तैयार रखिए. शायद वही आपके पार्टनर एंड तक रहेंगे, वही बिजनेस, वही जॉब, वही इन लॉज, सब वही रहने वाले आपके आसपास रिग्रेशन के बाद भी. लेकिन उस मोमेंट का रिग्रेशन से ये डिफाइंड होता है कि पहले के रिग्रेशन में सही में आपने कुछ सीखा कि नहीं. सिचुएशन तो वही आने वाली है. बिकॉज कैसा है कि एक से अनुभव लिया है, दूसरे से लेना बाकी है, इनसे अनुभव लेना बाकी, इनसे अनुभव लेना बाकी, इनसे एक्सपीरियंस लेना बाकी है. तो आप उस चीज को कटी कैसे कर सकते हो? ये कलेक्टिव पैटर्न है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर ऐसा होता तो जीसस को उस 33 की एज में क्रूसिफाइड नहीं होना पड़ता. इज इट राइट? आदि शंकराचार्य को 33 की एज में नहीं जाना पड़ता. राइट? स्वामी विवेकानंद को 33 की एज में कैंसर नहीं होता, जाना नहीं पड़ता. मतलब वो जो 33 का जो फिगर है, जो हाईली स्पिरिचुअल फिगर है, नंबर है, तो डेफिनेटली उस नंबर को क्रॉस करने के लिए हर इंसान को परीक्षा देनी पड़ी है. अब वो एग्जिट तो हो गया, लेकिन उसने एग्जिस्टेंस से क्या सीखा? दैट इज द पार्ट ऑफ द रिग्रेशन. तो ये 3 कैरेक्टर ऐसे लोग थे जिन्होंने 33 की एज में ना 100% अपना सेल्फ रिग्रेशन कर लिया. तो हम आज इन तीनों इंसान को हम बहुत बड़ा मानते हैं. कोई जीसस को मानता है, कोई आदि शंकराचार्य को मानता है, कोई स्वामी विवेकानंद को मानता है. इज इट राइट? मतलब उस अलग एज में भी, मतलब अलग लाइफ के लेवल पे भी ना इनको वही एज पे सिचुएशन फेस करनी पड़ी. तो आपको कौन छोड़ने वाला है? हाउ कैन यू एस्केप इट? राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिग्रेशन के बाद उस सिचुएशन को फेस करो ना, अपने आप को पूछो कि अब मैं इसको कैसे फेस कर रहा हूं. अब मेरी पोटेंशियलिटी बढ़ी कि नहीं? अब मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि नहीं? अब मेरी सोल इवॉल्व हुई कि नहीं? मेरी अवेयरनेस बढ़ी कि नहीं? मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ी कि नहीं? मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि नहीं? मेरी समझ बढ़ी कि नहीं? इज इट राइट? तो अगर आपने वो कर लिया तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी अगर वही चीजें ऐसी की ऐसी है जैसे पहले थी, तो फिर आप मुझे बताओ, फिर रिग्रेशन का फायदा क्या है? तो पहले बात तो ये मिथ निकाल दो कि रिग्रेशन का मतलब है मुझे देखना ही है. ये तो पहले निकाल ही दो. बिकॉज आपकी विजन इतनी मेगापिक्सल वाली एक्टिवेट नहीं हुई कि जो लो मेगापिक्सल की कुछ चीजें हुई थी उसकी लो फ्रीक्वेंसी में आप जा पाओ. आज अपनी रिग्रेशन में इतनी लो फ्रीक्वेंसी में भी नहीं जा सकते और एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में भी नहीं जा सकते. आप बोलोगे नहीं मुझे रिग्रेशन में ना शिवा को देखना है, मुझे माँ काली को देखना है, उस हाई फ्रीक्वेंसी में भी नहीं जा पाओगे. आप उस फ्रीक्वेंसी में भी नहीं जा पाओगे जहां कोई कहीं टेररिस्ट एक्ट हुआ था कोई लाइफ में, या एक तांत्रिक एक्ट हुआ था, या आप कोई एनिमल थे, ऐसा भी नहीं जा पाओगे. इतनी लो फ्रीक्वेंसी में भी नहीं जा पाओगे. आप अपनी फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा जा सकते हो. आपका रूट चक्र भी 1.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 1.6 पे 1.5 पे जा सकते हो. इज राइट? सीधा 0.5 पे 0.2 पे नहीं जा सकते. और अगर जा पाए तो बड़ी बात है. जैसे मैंने अपनी 2 एनिमल लाइव देखी, तो मैं 0.2 पे भी चला गया, 0.3 पे भी चला गया, मुझे समझ में आ गया. नहीं तो आउल और ईगल दिखता भी नहीं मुझे. और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को एकदम हाई करता हूं, मेरी क्राउन चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर मेरी रूट चक्र की हो गई पास्ट लाइफ के वक्त, तो मैं गॉड गॉडेसेस को भी देख पाऊंगा. तो फिर इसका मतलब कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करने के लिए तैयार हूं. मैं इतनी लाइट्स डालने को तैयार हूं कि मुझे वो लोग दिखे जो आदमी सोच भी नहीं सकता है. हेवन दिख जाए, पैराडाइज दिख जाए, देवी देवता एंजल्स दिख जाए, हनुमान जी दिख जाए. इज इट क्लियर? लेकिन वो कब दिखेंगे? कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी से कम में भी खुद ही जा सकते हो
और अपनी फ्रीक्वेंसी से खुद ही हाई जा सकते हो, तो आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल होगा। वो प्रैक्टिस से पॉसिबल है, बिकॉज थेरेपिस्ट में भी इतना पावर नहीं होता कि आपको इतना लो लेके जाए या इतना हाई लेके जाए। इसलिए हम प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन ज्यादा करवाते, वोम रिग्रेशन करवाते, मनी रिग्रेशन करवाते, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाई भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिक्सेशन करना है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रेजेंट की सिचुएशंस को करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 100 लाइफ पहले कोई देख ले, 200 साल पहले कोई किसी को देख ले, कोई दूसरा द्वापर युग में, त्रेता युग में खुद को देख ले, मतलब आप सोचो ना, इतनी उस डायमेंशन में कैसे जा पाओगे आप। इसलिए हम आपको करुणा लिंक सिखाते हैं, सिंबल सिखाते हैं, क्योंकि वो सिंबल्स आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज करने में हेल्प करेगा। जो लोग एफर्मेशन बेस्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो लोग आपको या तो डेप्थ में नहीं ले जा पाएंगे, और ले भी चले गए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग राइट ब्रेन पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो, तो जा भी लोगे, लेकिन फिर उसका करेक्शन कौन करेगा। सिर्फ बातों से आप किसी को फुसला सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, करेक्शन नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं 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 ये तो ठीक है, ये तो कुछ था, कुछ नहीं, आप शब्द से उसको बोलोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, तो बोल भी दोगे, बिकॉज उस टाइम पे आप उसके ट्यूनिंग में हो, उसकी एंकरिंग में हो। लेकिन जब आप बाहर आओगे ना, आप अपनी फ्रीक्वेंसी में वापस आओगे, मैं माफ नहीं करने वाला, नहीं तभी मैंने भले बोल दिया, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आपको ना उस लेवल पे लेके, कितना देखो वियर्ड सा है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जाना पीछे की लो फ्रीक्वेंसी में और फॉरगिवनेस करना हाई फ्रीक्वेंसी में, डिफरेंस समझ रहे। जाना लोअर चक्र में है और अपर चक्र को उसी टाइम पे एक्टिवेट करना है, ताकि वो लोअर चक्र के कर्मा को एक्सेप्ट करे और करेक्ट करे। इज इट राइट? इसलिए कहते हैं 21 डेज टू 30 डे 45 डेज 90 डेज अपने चक्र में सिंबल्स डालो, सिंबल्स डालो, सिंबल्स डालो, सिंबल्स डालो। फिर जब आप जाओगे तो वो सिंबल्स की लाइट आपको वो लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएट होने में काम करेगी। इज इट राइट? आज AR रहमान सबसे मतलब हाईएस्ट पेयर पर्सन है, किसी को पता नहीं क्यों है। अब वो बंदा हिंदू है, उसने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट किया, उसने अगर अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को पोलैरिटी में एक्सट्रीम्स पे लेके गया, मतलब उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी रहेगी, कितना आर्ट रहेगा। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट कि आप अपने अंदर को भी मोल्ड कितना कर सकते हो। माइकल जैक्सन अपनी जेंडर चेंज कर सकता है, अपने हार्मोनल चेंज कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर कैसी मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को पोलैरिटी में ले जाने की क्षमता रहेगी। इज इट क्लियर? मतलब आप देखो, कोई एक लड़की है ना, फीमेल एक पायलट बनती है तो उसका फोटो आता है, अरे ये लड़की देखो प्लेन चला रही है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी है जेंडर वाइज, और वो मस्कुलिन एनर्जी का एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी एक रिग्रेशन हुआ कि आप एक वो एनर्जी से काम कर रहे हो जो एनर्जी से आप कंफर्टेबल नहीं हो, या उसमें आपको कुछ मिला नहीं है लेकिन आपने उसमें क्रिएट किया। इट्स योर क्रिएटिविटी। इज इट क्लियर? तो ये मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारा रिग्रेशन है ना, हमारे अंदर लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का लिमिटेशंस तोड़ने के लिए होना चाहिए। आपकी कला इतनी है, आपने अपनी कला को इतना राइज कर दिया, अपनी लॉजिक इतनी है कैपेसिटी, आपने लॉजिक की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। इज इट राइट? तो वो चीजें अगर होगी तो आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि आप समझ नहीं पाए, मतलब लेफ्ट ब्रेन कहीं काम नहीं किया। आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाए, मतलब राइट ब्रेन ने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, ये जो हायर सेल्फ है आपका, ये उस राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सिंबल्स डालते हुए, लाइट देते, लव देते, कंपैशन देते, विजडम देते हुए आपका करेक्शन करेगा। अगर आपके पास वो है ही नहीं तो करेक्शन करेगा कौन? तो पहले क्या करो, रिग्रेशन के पहले ना बहुत सेल्फ हीलिंग करो, बहुत अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपने फोटॉन्स बढ़ाओ। जैसे ये बढ़ जाएंगे उसके बाद समझ लो अब मेरा रिग्रेशन करना इजी है, क्योंकि मेरी अपनी सेल्फ लाइट हुई, सेल्फ लव क्रिएट हुआ, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ कंपैशन क्रिएट हो गया। मुझे अपने कर्मों को वैल्यू आ गई है कि मैं उसको रिलीज करने के लिए तैयार हूं। आप जीतना चाहते हो या कर्म क्लियर करना चाहते हो, पहले तो ये डिसाइड करो रिग्रेशन से पहले। कौन सी दो चीजें? बस क्लियर करना चाहते हो, ये दो चीजें पहले तो क्लियर करो। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे देखना है, मैंने गलती नहीं की,
मुझे दिखाना है कि नहीं उसकी गलती है, उसके लिए मुझे रिग्रेशन करना है, मतलब आप जीतना चाहते हो। इज इट राइट? और अगर आप बोलो कि भाई मेरी गलती हुई कि उसकी जो भी है, बस मुझे रिग्रेशन में ना क्लियर करना है, तो मतलब आपको जीत से कोई लेना देना नहीं है। कार्मिक डेप्थ है ना, वो क्लियर करना चाहते हो, बात खत्म हो गई यहाँ पे। इज इट राइट? कोई चीज अगर आपने एक्सेस दे दिया, किसी को एक्स्ट्रा दे दिया, तो नेचर को पता है कि इनको मुझे 10 रुपए देना था, इन्होंने 12 ले लिया मेरे को, है ना। इनको मुझे 8 देना था, इन्होंने 10 दे दिया। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ ज्यादा गया, नेचर यहाँ से मुझे दे देगा, मेरा तो बैलेंस क्लियर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन मेरी मेंटेलिटी साइकोलॉजी कैसी है, मैंने इनको 12 दिया, मैं अभी इनसे 2 लेके ही रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं ये देखना है पास्ट लाइफ में इन्होंने मेरे से 2 ज्यादा क्यों लिया। ये कह रहे हैं कि मैं 10 का 12 8 का 10 दे रही हूँ, मैंने कहा वो तुम्हारा लेना देना, मुझे कोई लेना देना, मेरे को तो इनका देखना है। सी दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि यहाँ पे कैसा है ना कि अलग अलग लोग अलग अलग लेवल से तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए, और जो जिस लेवल से है ना उसको उसी लेवल पे रहने दो। आपको उसका कोई ऊंचा नीचा नहीं करना है, उसकी इक्विलाइजर नहीं बिगाड़नी है। इज इट राइट? क्योंकि आपने उसकी इक्विलाइजर अगर बिगाड़ दी ना, तो उसकी रिदम बिगड़ जाएगी। और किसी भी इंसान की लाइफ की अगर आप रिदम बिगाड़ते हो ना, चाहे वो ब्रेथ की रिदम है, थॉट की रिदम है, तो डेफिनेटली ना आप एक कर्मा क्रिएट करते हो। किसी की भी रिदम बिगाड़ो मत। कैसे पता लगे बिगाड़ दी? नहीं समझ नहीं आता है ना। अभी ये अपना गाड़ी चला रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, मैं इनको ओवरटेक कर रहा हूं, कि मैंने इनकी रिदम बिगाड़ी कि नहीं। इज इट राइट? आप कुछ अलग तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, मैं सोचता हूँ ये गलत कर रहे हैं, मैं इनको सिखा रहा हूँ कैसे बिजनेस करना, मैं इनकी रिदम बिगाड़ रहा हूँ कि नहीं। इसलिए रिग्रेशन में ना स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। रिग्रेशन में ना एक अपने ही हायर सेल्फ को ऊपर लेके देखना पड़ता है, भाई मैंने किसकी रिदम बिगाड़ी, किसने मेरी कब बिगाड़ी, क्योंकि इसके वजह से मेरी ट्यूनिंग हट गई है ना, मेरी एनर्जी डिप्लीट हो गई, ड्रेन हो गई। तो समझ में आ जाएगा ना कि भाई मैं किसी के स्पेस में गया या कोई मेरे स्पेस में गया, जाना ही नहीं चाहिए ना, है ना। जैसे अभी शंकर भगवान को समझो पार्वती माँ को मिलना था, और सपोज गणेश जी ने नहीं जाने दिया, तो वो उनकी स्पेस में एंटर हुए कि नहीं। इस राइट? और उन्होंने उतना इनको एंगर से ले लिया कि उन्होंने उसका गला काट दिया। तो वो क्या था ना कि किसी की भी आप रिदम बिगाड़ोगे, अभी गणेश जी की समझो शंकर ने ही रिदम बिगाड़ी, तो उनको ही कहीं से सर लेके आना पड़ा ना। तो रिग्रेशन में यही होता है कि आपने किसका क्या पार्ट लिया है, वो पार्ट आपको वापस देना पड़ेगा। आपने किसी से पैसे ले लिए, किसी की एनर्जी ले ली, किसी का लव ले लिया है, किसी का रिस्पेक्ट ले लिया है, किसी का कुछ तो लिया है आपने, वो चीज आपको देने के लिए वापस वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। और वो कब होगी किसको पता। अब इतने लोग फ्लाइट में मिले और प्लेन क्रैश हो गया, ये किसको पता कि कितने जन्मों के बाद ये मिले, और उसके लिए सब लोग को वेट करना पड़ा। सबकी एक जर्नी होए उसके लिए कितने जन्म वेट करने पड़े। तो हम आज इतने मिले हैं, शायद कितने जन्मों के बाद मिले। हमको ऐसा बैठने के लिए ना हमने एक संकल्प डाला हुआ था। तो इसमें से 1% भी अगर मिसिंग रहता तो डेफिनेटली सबकी रिदम बिगड़ जाती। तो अगर हम सोचे नहीं ठीक है मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे फायदा हो कि ना हो, शायद हो सकता है मेरे वजह से किसी को फायदा हो। सी दिस इज हाउ यू मेक देयर रिदम एफिलिएट। समझ में कि नहीं? तो आपका प्रेजेंस डिवाइन होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। आपका प्रेजेंस सेल्फिश नहीं होना चाहिए। समझ में कि नहीं? तो आप जब किसका रिग्रेशन करते हो, इसमें ये मत सोचो कि भाई मेरा कुछ फायदा होना चाहिए, बस उसका फायदा होता है शायद इसलिए भगवान ने मुझे अपॉइंट किया। 140 करोड़ की पॉपुलेशन मुझे क्यों बोला इसका रिग्रेशन करने को, या उसको क्यों बोला मेरा करने को। उस सिचुएशन में जो आपके कॉमन कार्मिक है, जो कोई जन्मों जन्मों पहले आप दोनों का क्लियरेंस रह गया था, क्लोजर रह गया था, इसलिए आपको वापस मिलाया गया। कभी एज अ रूम पार्टनर मिलता है जब रेसिडेंशियल रिट्रीट होती है, या कभी हम लोग थेरेपिस्ट पार्टनर बन जाते हैं ऐसे। इज राइट? उसमें जेंडर कोई भी हो, एज कोई भी हो, दैट डजंट मैटर। आप कर्मा क्लियर करने को तैयार है, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। इज इट क्लियर? तो ये जो एथिक्स है रिग्रेशन का, ये पहले समझ गए तो मुझे लगता है अब आपको इजी होगा। बिकॉज सोल लेवल कैसा है, इन्फेंट सोल से लेके स्टार्ट होता है, हम इनफाइनेट सोल लेवल पे जाते हैं। लेकिन इनफाइनेट सोल लेवल पे जाने के लिए
ये रिग्रेशन का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हमने जैसे जैसे उसको हील किया, करेक्ट किया, लाइट्स डाली, एक्सेप्ट किया, लव दिया, तो समझ लो आप इवॉल्व हो गए। इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कोई यूनिट्स नहीं है, इसका कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है। आपको समझ लेना है कि चलो अब मुझे हल्का लग रहा है, बस मतलब इवॉल्व हो गए। अब मैं पहले वाले सिचुएशन को इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूं, मतलब आप इवॉल्व हो गया, आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हो गया। चीजें तो वैसे वापस आने वाली है, ऐसे मत सोचना रिग्रेशन के बाद अब ये वैसा नहीं होगा, यू नेवर नो। आपका सीखना खत्म हो गया, सामने वाला तो अभी भी सीखने के लिए आपकी लाइफ में है। आप उसको अपनी लाइफ से कैसे निकाल सकते हो, है ना। जहां आप कोई क्लास में टॉप कर रहे हो, उसी क्लास में कोई प्रमोटेड भी है, उसी क्लास में कोई फेलियर भी है, उसी क्लास में कोई पिछले साल से यही क्लास में बैठा पड़ा है। आप उसको कैसे निकाल सकते हो? आप मुझे बताओ, निकाल सकते हो? आप टीचर को या प्रिंसिपल को बोल सकते हो कि भाई मैं टॉप किया तो मेरे ना वो फेलियर्स को दूसरे क्लास में डालो, मेरे क्लास से निकालो? आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपने अपनी इंटेलिजेंसी को या अपने लेवल को मेंटेन किया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ फेलियर भी बैठा है, प्रमोटेड भी बैठा है ना, कोई पॉलिटिकली बैठा है कि नहीं, कोई इन्फ्लुएंस से बैठा है, आपको क्या फर्क पड़ता है ना। कहीं पे पेट्रोल का भाव 20 रुपए से लेके 110 रुपए भी हो गया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी तो इनकम उससे भी 10 गुना बढ़ गई है। तो आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरे उस टाइम पे 40 साल पहले 10 रुपया था, फिर 30 साल पहले 20 रुपया था, अभी तो 110 है, कितनी महंगाई बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ी, सब लोग का लेवल बढ़ गया है। हर चीज की अब लेवल होती है और सारी चीजें ना साथ साथ में ग्रो होती है। तो आपका भी ग्रोथ हो गया है, उस फाइनेंस का भी ग्रोथ हो गया है, उसका भी ग्रोथ हो गया है। अब उस लेवल पे ना आप उसको कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड होता है, ये इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड होता है। कोई रो रो के चला रहा है अपनी जिंदगी और कोई खुश होके चला रहा है जिंदगी। खुश होके क्योंकि उसने रिग्रेशन कर लिया, उसने करेक्शन कर लिया कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल 200 भी होगा ना तो भी मैं तो गाड़ी में ही बैठूंगा, मैं तो पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाऊंगा, मैं कोई पैदल नहीं चलने वाला, कोई साइकिल पे नहीं चलने वाला। इसका मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। इज इट राइट कि कल अगर कोविड आ जाएगी और कोई नया वायरस आएगा और मुझे घर पे बिठा भी दिया, कोई बात नहीं, मैं तो ये प्रैक्टिस करूंगा अपना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है बॉडी लेवल पे मैं कुछ ना कर पाऊं, लेकिन मेंटल एंड इमोशनल एंड सोल लेवल पे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। आपके कोई बॉडी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि तुम घर से नहीं निकलो, तुम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन आपके कोई माइंड को तो कंट्रोल नहीं कर सकता है कि तुम इस टाइम पे भगवान का नहीं सोच सकते, इन्वोक नहीं कर सकते, सिंबल्स नहीं डाल सकते, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो रिग्रेशन में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करेक्शन उसके अंदर कर सकते हो, भले उसकी यूनिट चेंज नहीं कर सकते, उसका 7 हेमोग्लोबिन से आप 13 नहीं ला सकते हो, ला सकते हो 350 कोलेस्ट्रॉल से आप उसका 100 तक नहीं ला सकते, शुगर भी नहीं कर सकते हो, लेकिन उसकी एनर्जी का करेक्शन कर सकते हो, उसकी सोच का करेक्शन कर सकते हो, उसके इमोशंस का करेक्शन कर सकते हो, उसकी तो वो भी इनफ है मुझे लगता है आपके लिए। और अगर वो कंसिस्टेंसी रही तो मुझे लगता है कल यूनिट्स भी चेंज हो जाएगी, उसके पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। इज इट राइट? तो तब तक है ना, आप छोड़ो मत, अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ो, रिट्रीट मत छोड़ो, रिग्रेशन मत छोड़ो, जो भी हायर प्रोसीजर्स है जिसके वजह से आपका करेक्शन हो सकता है, प्लीज डू इट, डोंट डिटोरिएट। अपने ऐसे नहीं कि जाने दो भलाई का जमाना नहीं तो इससे तो अच्छा बुराई करूं, ऐसी बातें करके ना आप अपने आप को लो फ्रीक्वेंसी में डाल के ना उस क्राउड में मत चले जाओ जहां पे इन्फेंट सोल, बेबी सोल स्ट्रगल कर रहे हैं, यंग सोल स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको उस सोल की कैटेगरी में आने का है जहां लोग स्ट्रगल ही नहीं कर रहे, लोग सिर्फ लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो उसके लिए ये सब रिग्रेशन है कि जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन में रहो और आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए। अभी जितना भी आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है ना, चाहे वो पार्टनर के साथ या इन लॉज के साथ या ऑफिस में या जॉब में, समझ लो इतना रिग्रेशन कम हुआ है। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता तो मुझे 10-12 घंटे पेशेंट के साथ बैठना पड़ता, अब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हूं तो मुश्किल से 1-2 घंटा मैं बैठता हूं लोगों के साथ, बाकी के टाइम पे मैं अपने साथ रहता हूं। देखो ये मेरा रिग्रेशन का फायदा होगा। इज इट राइट? मतलब न तो मुझे हर कफ कोल्ड से कैंसर तक के पेशेंट को मुझे अटेंड करना पड़ता, हर एक के साथ बैठना पड़ता,
और अभी कैसा है, मैं अपनी सेल्फ रिग्रेशन सेल्फ करेक्शन कर चुका हूं, तो मैक्सिमम लोगों के साथ मेरा फिजिकल डिटैचमेंट हो गया, फिजिकल प्रेजेंस का डिटैचमेंट हो गया। मैं सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को यूट्यूब पे डालता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, और वहां से लोग सीखते समझते और घर बैठे बैठे भी उनका करेक्शन हो जाता है। उनको मुझ तक भी आने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मुझे उनको अटेंड करने की जरूरत पड़ती है। तो डोंट यू थिंक दिस इज इवॉल्व पार्ट? है कि नहीं? मतलब मुझे सिर्फ सोच छोड़नी है, और अगर आपकी सोच छोड़ी हुई काम कर गया, मतलब रिग्रेशन सक्सेसफुल हो गया। और मेरी सोच छोड़ने के बाद काम नहीं हो रहा, मतलब मेरा कर्मा काम कर रहा है, मतलब मुझे रिग्रेशन करने की जरूरत है। मैंने कोई सोच छोड़ी और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब कर्मा बीच में आया कि नहीं? है ना? अभी मैंने ओला बुक की और बार बार वो कैंसिल कर रहा है, मतलब मेरा कर्मा बीच में आ रहा है। मैंने एक सोच छोड़ी, मैंने उसमें बुक किया ये एड्रेस का और एक्सेप्ट कर लिया, मुझे गाड़ी मिल गई, तो मतलब मेरा क्लियर हो गया, तब वो आई ना। मुझे उसके लिए कोई 12 लाख की कोई गाड़ी की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, मुझे सिर्फ 300 रुपए देने पड़े और वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, मेरा बात खत्म हो गया ना। वो देखो ड्राइवर आपके लिए काम कर रहा है, वो ओला की कंपनी आपके लिए काम कर रही है, वो गाड़ी आपके लिए काम कर रही है, उसके इतने पार्ट्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमें एंड रिजल्ट समझना है कि हमें कितने एफर्ट्स डालने पड़ रहे, इसके मतलब रिग्रेशंस कम हुए। और जितना इस यूनिवर्स में हमारे एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स कम लग रहे, तो इसका मतलब मैं इवॉल्व हो गया हूं, मेरा सोल लेवल नेक्स्ट लेवल पे हो गया। इज इट राइट? महात्मा गांधी चले भी गए और उनकी फोटो नोट पे है, तो कितने इवॉल्व रहेंगे। हम भले सोचे ही वॉज नॉट गुड पॉलिटिशियन, ही वॉज नॉट गुड पर्सन, हम अपने माइंड से कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन आज करेंसी पे तो उनका फोटो है। इज इट राइट? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका कितना 24 घंटे में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है ना, समझ लो उतना आपका रिग्रेशन कम हो गया है। जितना आप इंडिपेंडेंट है, जितना लोग आपसे फ्री हैं, इसका मतलब आपका रिग्रेशन काम कर गया। राइट? जितनी आप अपनी 5 सेंसेशन के साथ रह सकते हैं, अपनी प्योर फीलिंग के साथ रह सकते हो, मतलब आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी आप आपकी सिस्टर को देख रहे हो सपने में, उसकी लाइफ देख रहे हो, मतलब आपका कार्मिक कितना रहेगा। आप पास्ट भी देख रहे हैं, उसका फ्यूचर में किसके साथ क्या होने वाला है वो भी देख रहे हैं, मतलब हम इंडिपेंडेंट कहाँ हैं? हमारी सोच कितनी डिपेंडेंट है, इसकी देख रही है, उसकी देख रही है। मैं किसी की ऑरा रीडिंग करता हूँ, उसके बाद कॉर्ड कटिंग करता हूँ। मैं बहुत साल पहले जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता था, तो मैं कॉर्ड कट करता कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैंने एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि अगर मैं एब्जॉर्ब कर लेता तो मुझे भी वही पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते जो उसके हुए। तो आपको भी यही करना पड़ेगा, हर रिग्रेशन के हर मोमेंट में कॉर्ड कट करते जाओ। उसने कोई सीन देख लिया, आप यहाँ कॉर्ड कट करो। मैंने दिखाया, अब मुझे वो एब्जॉर्ब नहीं करना है, वो हील करे या ना करे, मुझे तो हील करना है, मुझे तो बाहर आना है, मुझे तो उसके कैरेक्टर को, जो मैंने उसको दिखाया है, उस कैरेक्टर से मुझे बाहर आना है। इज इट राइट? तो ये लॉज ऑफ कर्मा है, ये मतलब टाइप ऑफ जो सोल की जो हम बात करते हैं कि जिसमें नेक्स्ट लेवल पे सोल पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो मोमेंटरी जाएगी। मतलब मैंने आपको रिग्रेशन करते वक्त हील किया, मेरा और आपका सपोज यंग सोल लेवल पे कर्मा है, और मैंने रिग्रेशन करते करते हीलिंग किया, तो हम दोनों अब मैच्योर सोल लेवल पे पहुंच गए। एटलीस्ट मैं तो पहुंच गया, आपने मेरी हीलिंग एक्सेप्ट की तो आप भी मैच्योर सोल लेवल हुए। अदरवाइज आप यंग ही रहोगे सोल लेवल पे और मैं मैच्योर एक लेवल ऊपर चले जाऊंगा। तो मैं जैसे मेरी वाइब्रेशंस हाई हो गई, मैं आपके कर्म से फ्री हो गया। तो चॉइस किसकी है? हमारी है। मतलब हर मोमेंट में हम क्या करना है, हम उसको जितना स्पिरिचुअली इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा इन्वॉल्व हम चाहिए। हम जितने सिंबल्स डाल के उसको हील कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा सिंबल्स हमें अपने ऊपर डालने चाहिए, बिकॉज हमें अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है ना। तो वो लो वाइब्रेशंस वाली जो फाइल देख रहा है, जो लाइफ देख रहा है ना, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कभी भी किसी के ऑटो में बैठोगे और उसने अगर 5 रुपए भी ज्यादा लिया ना, आप 10 लोगों को बोलते हो मेरे से 5 रुपए ज्यादा लिया, मतलब उसकी लो फ्रीक्वेंसी में आप कनेक्ट हो गए कि नहीं? आपने 5 रुपए देके सोचा यार चलो शायद मेरा कोई कर्म रहेगा इसलिए मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, चलो मतलब आपने कट कर दिया कर्म।
फिर आपको किसको बोलने की जरूरत ही नहीं कि मेरे साथ चीट हुआ, मेरे साथ फ्रॉड, क्योंकि आपने वहीं पे पेनल्टी पे कर दी, खुशी खुशी पे की और कर्म क्लियर करके है, तो आप किसी को क्यों बोलोगे, है ना। अगर कोई लड़की मायके जाती है और उसको कोई टॉर्चर करता है और उसने उसको वहीं पे समझ लिया मेरा कुछ कर्मा रहेगा इसलिए ये मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे उसके साथ हील और डील करना है, तो वो क्यों मायके में रोज फोन करके बोलेगी मेरे पे टॉर्चर हो रहा है, मेरे पे टॉर्चर हो रहा है। इज इट राइट? आप पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन लिखने जाते हो, एफआईआर करने जाते हो, तो वो लोग एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। मैं कुछ महीने पहले इधर गया था गोवा और मेरा मोबाइल हाईजैक हो गया, मतलब वो व्हाट्सअप किसी ने ये कर दिया और उसके बाद उसने पैसे मांगना शुरू कर दिए किसी ना किसी से। मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता हूँ, वो बोलता है नहीं हम 24 घंटा कुछ नहीं करेंगे, 24 घंटे बाद हम एक्शन लेंगे। मतलब मैं समझ गया कि 24 घंटे के अंदर मुझे अपना कार्मी क्लियर करना है उस बंदे से जिसने मेरा मोबाइल को हाइक किया। इज इट राइट? मैंने पूरा साइकिक सर्जरी रात भर की, हीलिंग की, मेरे सेल्फ रिग्रेशन किया, जो भले मैं फिजिकली उसको नहीं जानता हूँ, मेंटली उसको नहीं जानता हूँ, उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सोच गया मेरा सोल का कुछ तो कर्मा रहेगा जिसके वजह से वो बंदा कहीं तो बैठा और वो प्ले कर रहा है मेरे मोबाइल से। इज इट राइट? मैंने वो करके नेक्स्ट डे जब 10 बजे मैं सीआईडी के ऑफिस में गया, वहां पे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में गया, वो लोगों ने फॉर्मेलिटी की कि हाँ ठीक है हमने आपका रजिस्टर कर दिया, ठीक है ये ऐसे हमने कर दिया, और मैंने एक मैसेज डाल दिया मेरे अपने सेल्फ मैसेज पे कि मैंने ये कंप्लेंट कर ली है और मेरा है ना मुझे रिजल्ट मिल गया है करके। अब और उन्होंने भी है ना समझ लिया कि किसने किया, तुरंत वो बंदे ने लॉग आउट कर दिया मेरे इससे, क्योंकि उसको ये डर था कि शायद वो पूरी तरह से चीजें समझ में आ गई। समझ में कुछ नहीं आया था, सिर्फ रजिस्टर्ड हुआ था कंप्लेंट, समझे ना। लेकिन उसको मैंने एक ही मैसेज सेल्फ पे डाला, सेल्फ व्हाट्सएप पे डाला कि भाई जो भी है अब उनको सब कुछ मिल गया है, अब मतलब खेल यहीं खत्म हो गया। तो सामने वाला आदमी का जो फियर रहता है ना, वो फियर उसको खत्म करता है। पहले आपको फियर था कि वो कंट्रोल कर रहा है, अब उसको आपने एक फियर क्रिएट कर दिया कि आपको अब कोई कंट्रोल करेगा। ये रिग्रेशन का एक सेल्फ रिग्रेशन का प्रोसेस है, क्योंकि आपने पूरी रात हीलिंग की, साइकिसरी की, तो आपका फियर खत्म हो गया। आपका फियर खत्म हो गया तो आप किसी को भी फियर में डाल सकते हो। आपको कोई आंसर मिल गया, आपका डाउट निकल गया, तो बात खत्म हो गई कि नहीं। जब तक आपको डाउट है कोई आपके अंदर और डाउट डालेगा, कोई फ्यूल टू फायर करते रहेगा आपके अंदर, इज राइट, बस स्वाहा करते रहेगा। लेकिन आपने इतना करेक्शन कर दिया ना, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देख लिया पास लाइफ में, एक मेरा एक स्टूडेंट था दिल्ली का, उसका मैं रिग्रेशन कर रहा था बहुत साल पहले, तो रिग्रेशन करते करते उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई इस लाइफ में ना, वो बड़े भाई ने कोई लाइफ में उसका गला काटा, और उसने अपना गला ऐसा दिखा भी उसको कि मेरा गला काटा मेरे भाई ने, ऐसा है करके। तो मैंने हीलिंग किया, ये किया, उसको समझाया कि कुछ तो उसके स्टोरी बिहाइंड स्टोरी थी, ऐसे थे, सब करके उसको बाहर निकाला। जैसे मैंने उसको बाहर निकाला ना, उसने अपने भाई को फोन किया कि बोलने के लिए कि मैंने तेरे को पास्ट में देखा। उसके पहले उसका भाई बोलता है कि मेरा गला इतना दर्द दे रहा था सुबह से, पता नहीं अचानक मेरा गला ठीक हो गया। उसके भाई का रिग्रेशन इधर हुआ, मैंने जिसका किया उसने अपनी हीलिंग की, उसने एक्सेप्ट कर दिया, उसने सिंबल्स डाले और उसके वो भाई का क्लियर हो गया, जबकि गला इसका कटा था, उसका नहीं कटा था। लेकिन साइलेंट इम्प्रिंट उसके अंदर थी, एक्टिव मेमोरी इसमें थी, जो रिग्रेशन में दिख गई। तो ये मत सोचना कि आपको ही परेशानियां हो रही है, आपको ही तकलीफ हो रही है। जो आपको तकलीफ दे रहा है ना, उसके अंदर भी इतनी ही मेमोरी है। आज आपकी साइलेंट मेमोरी को उसने एक्टिव किया, कल उसकी साइलेंट मेमोरी को कोई एक्टिव करेगा। आपने इसको माफ किया तो आप फ्री हो गए, इसने आपको माफ किया तो इसको जो तकलीफ दे रहा है ना, वो उसको माफ कर देगा। ये चीज आज तक हमको किसी ने नहीं समझाई। हमको लगता है मैं इसको क्यों माफ करूं, लेकिन आपने भी जो कुछ गलतियां करी है उसके लिए भी तो कोई आपको पनिश कर रहा है कि नहीं, कोई वेट कर रहा है कि नहीं आपको तकलीफ देने के लिए। लेकिन अगर आपने लोअर सोल लेवल को माफ किया तो आपके हायर सोल लेवल है जो आपको लोअर सोल लेवल समझते हैं, वो आपको माफ करेंगे कि नहीं। थिंक अबाउट इट। तो गरीब भिखारी क्या बोलते हैं पता है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा,
तो हम गरीब को ये नहीं बोलते तू ही डायरेक्ट 10 लाख लेना। इज इट राइट? तू मुझसे क्यों मांग रहा है और मुझे क्यों दुआएं दे रहा है? तू खुद ही भगवान से 1 लाख मांग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान ने जानबूझकर ना हमको एक दूसरे पर डिपेंड किया है कि तुम 10 रुपया दो क्योंकि तुम्हारे वॉलेट में 100 रुपीज है, राइट? और तुम भगवान से 100 रुपीज मांग रहे हो क्योंकि भगवान के पास $1 मिलियन पड़े। इज इट राइट? तो आपको क्या करना है? सिर्फ लोअर सोल लेवल को फॉरगिव करना है। आपसे अपर सोल लेवल वाले बाय डिफॉल्ट आपको फॉरगिव करेंगे। और ये देखना, ये कुदरत का मतलब अलग ही मैथमेटिक्स है, जो क्वांटम साइंस है, जो मुझे भी नहीं समझ में आया। मतलब हमको जैन में समझाया गया था कि पर्युषण में ऐसे प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, ये साइंस मुझे नहीं समझाया गया था। अगर ये समझाया रहता ना उस टाइम पे तो शायद मैं ये धार्मिक प्रोसीजर छोड़ता ही नहीं कि भाई मुझे अनाज से माफी मांगनी है, मुझे पशु पक्षी से माफी मांगनी है, मुझे धरती से माफी मांगनी है। मतलब मैं क्यों माफी मांगू? मैंने धरती का क्या बिगाड़ा है? मैंने अनाज का क्या बिगाड़ा है? मैंने एनिमल्स का क्या बिगाड़ा है? लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, इनको मैं माफ करूंगा तो ऊपर वाला जो मुझे लोअर समझ रहा है वो मुझे माफ करेगा। इज इट क्लियर? तो हम उस साइकिल से फ्री होने के लिए रिग्रेशन कर रहे हैं, उस साइकिल में वापस आने के लिए रिग्रेशन नहीं कर रहे। तो ये बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी है रिग्रेशन का, कि हमको एग्जिट करना है उस बर्थ एंड लाइफ की साइकिल से, डेथ की साइकिल से, जहां पे लूप में हर चीज रिपीट होती है। और अगर आपको रिपीट साइकिल नहीं चाहिए तो बाहर निकल जाओ। मे भी 2-3 रिग्रेशन के बाद आपको सपने नहीं आएंगे, आपको आपकी सिस्टर का कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये मत समझ नहीं तो लॉस हो गया, पहले अच्छा था, मुझे दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था। इज इट राइट? बिकॉज वो ड्रामा से बाहर आ गए हो, अटैचमेंट से बाहर आ गए हो, उसके कॉर्ड से बाहर आ गए हो, तो और क्या चाहिए आपको? आप इंडिपेंडेंट हो गए। जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है उसको सस्पेंस होने दो, उसको देखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपनी क्यों वो साइकिक एबिलिटी लगा रहे हो? इज इट राइट? वो चीजें जैसी हो रही है उसको अपने हिसाब से होने दो, उसको पहले समय के पहले समझने की कोशिश मत करो। इसका मतलब आप कहीं तो भी फ्यूचर में आपका माइंड जा रहा है और उसको पिक करके प्रेजेंट में देख रहा है, या कहीं आपका पास्ट का कुछ है और वो आपको सपने में प्रेजेंट में दिख रहा है। तो ये दोनों आपके लिए खतरनाक चीज है। आपका थॉट ना पास्ट का चाहिए ना फ्यूचर का चाहिए, आपका थॉट प्रेजेंट का चाहिए कि जहां पे मेरे सामने ये पानी की बोतल है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ढक्कन खोल के पानी पीना है, बस ये प्रेजेंट का होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो मुझे लगता है आप काफी चीजें समझ गए हो कि ये क्यों करना। क्योंकि ये 2 दिन का रिट्रीट है, 5 दिन का रहता तो हम बहुत सारा प्रैक्टिकल करते, बहुत सारे एक दूसरे का अलग अलग रिग्रेशन करते। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, आपको कुछ स्टेप सिखाएंगे सेल्फ रिग्रेशन का या एक दूसरे का रिलैक्सेशन का। वो स्टेप सीख लो और उसके बाद हम एक पैरिंग करेंगे और वो आप स्टार्ट कर लो। ज्यादा थियरी में यहाँ उलझो मत, बिकॉज क्या है, हमारे पास एक तो नॉन रेसिडेंशियल है और 2 ही दिन का रिट्रीट है। तो ज्यादा प्रैक्टिकल में रहोगे तो बेटर है। अब आप पूरा साइंस समझ गए हो, है ना? मे भी पहले भी कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उसके वजह से थोड़ी क्लैरिटी थी, आज थोड़ी और क्लैरिटी आ गई है आपके अंदर। तो जब ये आ गई है तो बस अब वो प्रैक्टिकल में उसको उतारो तो बहुत मजा आएगा आपको। अब ज्यादा क्वेश्चन करोगे, डाउट करोगे तो फिर आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं होगा। तो हम मनी रिग्रेशन में आपका मनी कार्मिक क्लियरेंस करेंगे, वूम रिग्रेशन में आपका एंसेस्ट्रल करेंगे। सिर्फ ऐसा मत सोचो कि मेरे को मदर का ही टिक करना है, जहां से मेरा बर्थ हुआ, ये नहीं है। वो सारे एंसेस्ट्रल के डीएनए वेब है जो आपके अंदर मतलब एनक्लोज्ड है, उसको ओपन करके उसको रिलीज करना है, ठीक है कि नहीं? उसका जो भी अनहील्ड पार्ट है फिर वो रिलीज करना है। फिर प्रेजेंट लाइफ के जो भी ट्रॉमास है, बुरे एक्सपीरियंसेस है, जो चीजें आपने पकड़ी है वो आपको रिलीज करनी है। आपको अलग अलग किंगडम के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, एनिमल के, एंगर के, इमोशंस के, ट्रॉमास के, वो आपको रिलीज करनी है। बिकॉज क्या है, कहीं ना कहीं वो भी आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट है, अटैक करने का, एंग्री होने का। इज इट राइट? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए और वो सप्रेशन आपके अंदर एनिमल का आ गया है, राइट? तो वो चीजें अगर आप क्लियर कर दोगे तो मुझे लगता है किंगडम से फ्री, लोअर बर्थ से फ्री, लोअर सोल लेवल से फ्री, लोअर कर्मा से फ्री। और जैसे लोअर से फ्री होते हो तभी हायर पे जा पाओगे ना। लोअर से जब तक हम फ्री नहीं होते तो फायदा क्या है? मतलब
यूरोप कंट्रीज ने, अमेरिका में ये लोग क्या किया, लोअर सोल लेवल का कर्मा डिश वॉशर लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, रोबोट लेके आए, ताकि उनको लोअर सोल लेवल से फेस ही नहीं करना पड़े। मतलब वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन भी वो एजुकेटेड पर्सन को लेके आए। इज इट राइट? परफेक्ट। तो आई थिंक आफ्टर द लंच हम लोग आएंगे यहाँ पे, हम आपको स्टेप सिखाएंगे, फिर आपका पेयरिंग होगा और कुछ रिग्रेशन हम आपका गाइडेड करेंगे, जिसमें हमको 1 to 1 करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप में ही होगा एंड दैट इज बेटर वे, बिकॉज जब हमारे कुछ कॉमन चीजें हैं वो कॉमन ही क्लियर हो जाए तो बेटर है करके। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।